नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग फिर से जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो पोर्शन छूट गए थे, विभिन्न एग्जामों में आए हुए हैं, उनको फिर से हम लोग देखेंगे। और सबसे पहले हम अपने उन तमाम दोस्तों को जो अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं उनको हमारे दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और ईश्वर करे कि उनको एग्ज़ाम में सफलता मिले। तो आज उस क्रम में हम देखते हैं, तो हम पहले प्रश्न देख लेते हैं, ये आए हुए हैं, तब फिर उसका हम आंसर यहाँ पर देखते हैं। पहला तो प्रश्न आया था DSSB 2021 में, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपत के चित्र। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं मोहनजोदड़ो से प्राप्त, यानी जो पशुपत का चित्र मिला है, जो पशुपत का चित्र मिला है वो कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। एक ये चित्र वाले मोहर, और जो ये पशुपत का चित्र मोहनजोदड़ो से मिला है वो किस पर बना है? ये चित्र मोहर पे बना हुआ है। में किन 4 पशुओं का अंकन है? यानी कि जो मोहर पे पशुपत का चित्र मोहनजोदड़ो से मिला है उनमें 4 पशुओं का अंकन किया गया है। अब पूछ रहा है कि वो कौन से 4 पशु हैं, ये ध्यान दे दीजिए। अभी हम आंसर कर रहे हैं, समझ के करेंगे, ठीक। और फिर NBS 2019 में क्या पूछा था? शिवा मोहर कहाँ मिला था? ये NBS से, तो ये तो आप यहीं से पकड़ लेंगे। जो शिवा मोहर है, पशुपति के चित्र को एक और नाम से जानते हैं, शिवा मोहर कहाँ मिला है? तो ये कह रहा है मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो पशुपत का चित्र है, जो पशुपत के चित्र को एक और नाम से जानते हैं शिवा मोहर, वो कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। तो विकल्प में अगर मोहनजोदड़ो दिया है तो मोहनजोदड़ो दिया था, तो इसका राइट आंसर कहाँ हो जाएगा? ये कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। और जो मिला है वो क्या है? शिवा का चित्र है। यानी शिवा का चित्र मतलब पशुपत का चित्र है। पशुपत का चित्र किस पे है? वो मोहर पे बना हुआ है। तो कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। तो ये भी प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपत मोहर, फिर वही प्रश्न देखिएगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपत मोहर ... की आकृतियों को दर्शाती है। यानी जो पशुपत की मोहर है उसको और एक नाम से जानते हैं। जो आकृतियां इस मोहर में बनी हुई हैं उनको और किस नाम से जानते हैं वो हमें बताना है। पशुओं से घिरे हुए योगी का शिव, यहाँ हमने विकल्प ले लिया। ये तो डायरेक्ट आंसर थे, तो अभी देखते हैं, लेकिन यहाँ विकल्प की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? कि जो नए स्टूडेंट होंगे वो फंसेंगे। कैसे फंसेंगे? कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपत मोहर की आकृतियों को दर्शाती हैं। पशुओं से घिरे हुए योगी का शिव, खड़ी हुई पुरुष आकृति, ब्राह्मणी वृषभ और जानवरों की आकृति। तो ये तो पक्का है कि ये इसमें इस मोहर में जानवरों की आकृतियां हैं। जानवरों की आकृतियां हैं। क्यों है? क्योंकि ये कह रहा है कि पशुपत के चित्र वाले मोहर में किन 4 पशुओं का अंकन है। तो जो नए होंगे बच्चे वो कि पढ़ने में आप पढ़ेंगे तो कहीं कहीं लिखा रहेगा कि पशुपत के मोहर पर जानवरों का अंकन किया गया है। तो इसीलिए एग्जामिनर ने ऐसा सेट किया कि यहाँ पर जानवरों का अंकन भी लिख दिया है। तो अब यहाँ देखना है कि ये विकल्प और एक ये विकल्प, पशुओं से घिरे हुए योगी का शिव, इन दोनों में से आपको चयन करना है कौन सटीक आंसर होगा। तो जाहिर सी बात है जानवरों की आकृतियाँ तो पशुपत की मोहर पे हैं, साथ ही साथ जो इसमें पशुओं से घिरे हुए योगी का शिव, जो सटीक आंसर होगा पशुओं से घिरे हुए योगी का शिव होगा। क्यों? क्योंकि ये पशुपत मोहर है ना। पशुपत का मतलब होता है पशुओं के स्वामी। अब पशुओं के स्वामी कौन है? भगवान शिव हैं। तो इस मोहर में भगवान शिव भी बने हैं और इनको, भगवान शिव को 4 जानवरों से घिरा हुआ दिखाया गया है। तो इसी का यहाँ पर देखते हैं कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपत के चित्र वाले मोहर में किन 4 पशुओं का अंकन हुआ है। तो याद रखना मेरे दोस्तों कि अगर हम बना ले, एक मोहर बनाते हैं, और याद रखना इस मोहर का आकार आयताकार है। कैसा है? आयताकार है। प्रश्न बन सकता है कि पशुपत वाले मोहर में
जो मोहर की आकृति है वो किस प्रकार की है, आयताकार है, वर्गाकार है, बेलनाकार है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो पशुपत के चित्र जिस मोहर में बने हैं, जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त किया गया है, वो किस आकृति में है, आयताकार आकृति में है। और आयताकार आकृति में जो योगी शिव बैठे हुए हैं, वो शिव किस मुद्रा में बैठे, पहले देख लेते हैं। याद ये क्या है, पलथी मारे बैठे हुए हैं, पलथी मारे बैठे हैं, और हाथ क्या है, घुटनों पर टिके हुए हैं। इनके 3 सर हैं। कितने सर हैं? 3 सर हैं, और 3 सर पर 3 सींग लगे हुए हैं। तो 3 सींग वाला चित्र बन जाएगा, 3 सिर वाला भी चित्र बनेगा। और इनके दाहिनी तरफ, याद रखिएगा, दाहिनी तरफ क्या है, दाहिनी तरफ हाथी है और व्याघ्र। अच्छा, व्याघ्र भी हो, अगर एग्जाम में व्याघ्र ना हो, चीता दिया हो, तो चीता ही सही होगा, व्याघ्र की जगह चीता भी दे सकता है। तो हाथी चीता कहिए या हाथी व्याघ्र कहिए, ये किस तरफ है, राइट साइड, यानी दाहिने साइड पर है। और बाईं साइड पर क्या है, भैंसा और गैड़ा, भैंसा और गैड़ा, भैंसा और गैड़ा है। तो हम ये जो क्वेश्चन आया था, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपत के चित्र वाले मोहर में किन 4 पशुओं का अंकन हुआ है, तो वो कौन 4 पशु हैं? हाथी है। देखिए, DSSB 2021 में व्याघ्र नहीं दिया था, सीधा दिया था हाथी, चीता, भैंसा और गैंडा, भैंसा और गैंडा। तो यहाँ चीता दिया है, तो याद रखिएगा, चाहे व्याघ्र दे दे या व्याघ्र दे दे, व्याघ्र का मतलब बाघ दे दे, व्याघ्र दे दे, चीता दे दे, तो बात एक ही है। तो कौन से 4 जानवरों का है? हाथी, व्याघ्र, भैंसा, गैंडा। और ये जानवर चारों तरफ से किनको घेरे हुए हैं, जो है पशुपत योगी शिव को ये घेरे हुए हैं। और जो 4 जानवर हैं, हाथी, व्याघ्र, भैंसा और गैंडा। और याद रखना दोस्त कि इसमें 2 हिरन भी हैं, तो ये नीचे ये नीचे हिरन, यहाँ पर 2 हिरन जो है, 2 हिरन है यहाँ पर नीचे है। अब यहाँ भी कंफ्यूजन होगा, कहीं कहीं हिरन दिया है, कहीं कहीं हिरन दिया है, और कहीं कहीं 12 सिंघा दिया है। तो एग्जाम में हिरन या तो देगा या 12 सिंघा देगा, या 12 सिंघा देगा, 12 सिंघा। तो अब यहाँ तो 4 जानवर का तो पूछा था, ये तो पूछ सकता है कि 12 सिंघा दे सकता है, तो 12 सिंघा भी है, या हिरन दे सकता है, तो हिरन है। ये चारों तरफ से किसको घेरे हुए हैं, किसको? पशुपत योगी को। ये देखिए, इसीलिए यहाँ से क्या इसका आंसर बनता है कि पशुओं से घिरे हुए योगी का शिव। पशुओं से घिरे, कौन से पशु? हाथी, व्याघ्र, भैंसा, गैंडा, और नीचे 2 क्या है, हिरन या 12 सिंघा। ये पशुओं से घिरे हैं। कौन घिरे हैं? तो शिव घिरे हैं। तो इसका जो सटीक आंसर बनेगा कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपत मोहर ... की आकृतियां, जो इस मोहर पर जो आकृतियां हैं, आकृतियों को दर्शाती हैं। क्या दर्शाती हैं, क्या दर्शा रही हैं? तो देखिए, बीच में बैठे हैं पशुपत योगी और चारों तरफ से उनको जानवर घेरे हुए हैं, तो इसलिए बन जाएगा पशुओं से घिरे हुए योगी का शिव इस पशुपत की मोहर पर मिली है। और बाकी ये भी सही है, जानवरों की आकृतियां भी हैं, लेकिन इस विकल्प में जो सबसे सटीक आंसर बनेगा, पशुओं से घिरे हुए योगी का शिव। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसे विकल्पों में जब आप बाकायदा एकदम जो सटीक मिले हैं, तो दोनों सही, लेकिन जो सटीक क्या है, ये सटीक है, इसके देखने। और याद रखिएगा, इस मुद्रा की आकृति कैसी है? आयताकार आकृति है। तो आगे हम देखते हैं, तो ये ध्यान दिए रहिएगा। और शिवा मोहर, एक नाम इसका क्या है, किसी तरह भी एग्जाम में दे सकता है। ये तो ऐसे दे देगा पशुपत के चित्र, या ऐसा दे देगा शिवा मोहर, तो बात एक ही है, चाहे पशुपत के चित्र कहिए चाहे शिवा मोहर कहिए। या ऐसे दे सकता है कि पशुओं से घिरे हुए योगी का शिव हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुआ है, तो आपको मालूम होगा, पशुओं से घिरे हुए योगी का शिव, अर्थात शिवा मोहर, अर्थात पशुपत के चित्र, अर्थात एक और नाम याद रखिएगा, त्रिमुखी। क्या याद रखिएगा? त्रिमुखी यानी 3 मुख, त्रिमुखी, 3 मुख वाले देवता, 3 मुख वाले देवता, 3 मुख वाले देवता का चित्र, 3 मुख वाले
तीन मुख वाले देवता का चित्र, या पशुपत का चित्र, या शिवा मोहर, या पशुओं से घिरे हुए योगी का शिव, सब एक ही बात है। एग्जाम में कैसा भी घुमाए तो आप घुमाइएगा मत। ये कहाँ से मिला है? ये मोहनजोदड़ो से मिला है। ये जो चित्र बना है पशुपत का, या त्रिमुखी देवता का, या शिवा मोहर का, ये किस पर मिला है? बर्तन पर कि मोहर पर? तो मोहर पर मिला है। ये मोहर की आकृति कैसी है? मोहर की आकृति आयताकार है। तो ये ध्यान रखे रहिएगा विशेषकर। तो अब हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुजारी की प्रतिमा, ध्यान दीजिएगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुजारी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? पुजारी की प्रतिमा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। फिर कह रहा है कि जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुजारी की प्रतिमा किस पत्थर की, यानी माध्यम पूछ रहा है कि किसकी बनी है, लोहे की, मिट्टी की, सोने की, चांदी की, पत्थर की। तो कह रहा है कि पुजारी की प्रतिमा किस पत्थर से बनी है। तो ये तो पक्का हो गया कि जो पुजारी की प्रतिमा है जो मोहनजोदड़ो से मिली है वो किसकी बनी है? पत्थर की। ये याद कर लीजिए, क्योंकि विकल्प में कभी कभी पत्थर दे देगा, पत्थर दे देगा, कांसा दे देगा, लोहा दे देगा, तो हम क्या कहेंगे? पुजारी की प्रतिमा किसकी बनी है? तो पत्थर से बनी है। अब वो कह रहा है जो पत्थर है, तो पत्थर भी कई प्रकार के हैं, सेलकड़ी है, स्टेटाइट है, और टेराकोटा तो मिट्टी का आ जाएगा। तो हम ये देखना है कि किस पत्थर से निर्मित है। तो यहाँ कह रहा है काला पत्थर, सेलखड़ी, ग्रेनाइट, लाल पत्थर। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। DSSP 2021 में आया है, TGT PGT में आने की संभावना है, MBS KBS में भी आने की संभावना है। रिपीट क्वेश्चन होते ही रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा एक एक क्वेश्चन हीरा है भाई, हीरा, इसको जाने मत दीजिएगा। इसीलिए एक एक चीज़ को अर्था के बताते हैं, क्योंकि यही चीज़ गलती होती है। बहुत आसान आसान क्वेश्चन गलत चले जाएंगे। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुजारी की प्रतिमा किस पत्थर से बनी है? तो हम इसका तुरंत बताएंगे किस पत्थर का बनी है। सेलखड़ी की बनी हुई है। किसकी बनी है? सेलखड़ी की बनी हुई है। अब यहाँ थोड़ा सा हम ध्यान दे लेते हैं, अब इस पर थोड़ा सा पूरी डिस्क्राइब कर लेते हैं, क्योंकि इससे अगर क्वेश्चन आए तो कहीं छूटने ना पाए, और यही आएगा, इससे नहीं आएगा। देखिए, पुजारी की जो प्रतिमा है, चाहे प्रतिमा कहिए या मूर्ति आ सकता है, कि पुजारी की मूर्ति, ठीक ना। अब इसका माध्यम क्या है? तो माध्यम हमने देखा किस माध्यम में बनी है? पत्थर। पत्थरों में कौन सा पत्थर? सेलखड़ी। अब सेलखड़ी को मान लो यहाँ सेलखड़ी दिया है, अब सेलखड़ी ना देके और दे सकता है, तो उसका और अन्य नाम जान लीजिए, चाहे सेलखड़ी कहिए, चाहे घिया पत्थर कहिए, चाहे स्टेटाइट कहिए, चाहे ग्रे सैंड स्टोन, ग्रे सैंड स्टोन भी दे सकता है। तो ग्रे सैंड स्टोन को अंग्रेजी में ग्रे सैंड स्टोन कहेंगे, और इसका हिंदी बनेगा काला भूरा पत्थर, काला भूरा पत्थर। तो ये जान लीजिए, तो माध्यम ये हो गया। अगला देखिए, इसका एक और अन्य नाम है, पुजारी की प्रतिमा को एक और नाम से जानते हैं, दुसाला ओढ़े योगी की मूर्ति। देखिए, TGT 2011 में पुजारी की प्रतिमा का प्रश्न जो है, ये बात ना देकर क्या कहा था? दुसाला ओढ़े योगी, यानी 2 साला, साल को ओढ़ के लिए है, ऐसे चौपट दिए हैं, दोहरा मान लिए हैं, तो वो दुसाला हो गया। तो दुसाला ओढ़े योगी की मूर्ति क्या है? ये TGT 2011 में, तो यही पुजारी की प्रतिमा को क्या कहा जाता है? दुसाला ओढ़े योगी। फिर कह रहा है, जब इस प्रतिमा को आप देखेंगे तो दाढ़ी है इस प्रतिमा में, इस पुजारी की मूर्ति में दाढ़ी है। जैसे पुजारी उजारी रखते हैं ना दाढ़ी, जो बाबा होते हैं दाढ़ी रख लेते हैं, तो ऐसा वो प्रकरण हमें सिंधु घाटी सभ्यता में इस मूर्ति में देखने को मिलता है। तो इसको एक अन्य नाम दे दिया गया, दाढ़ी वाले सिर की अवाक्ष प्रतिमा। ये ध्यान रखिएगा, अवाक्ष, अवाक्ष का मतलब ये होता है कि यहाँ तक का जो चित्र मूर्ति बनाई जाती है उसे हम अवाक्ष कहते हैं। ब्रस्ट साइज, ब्रस्ट साइज, ब्रस्ट माने सीना होता है ना, सीने तक का जो मूर्ति बनती है उसको हम अवाक्ष कहेंगे या ब्रस्ट साइज कहेंगे। तो ऐसे पूछ सकता है कि जो दाढ़ी रखे हैं और सिर, तो दाढ़ी वाले सिर, तो सिर, दाढ़ी तो यही होगी ना, सिर पे बाल होगा, सिर के ही हिस्से में इधर दाढ़ी आ जाएगी, तो दाढ़ी वाले सिर की अवाक्ष प्रतिमा, तो इसी का नाम है पुजारी की प्रतिमा का। अब पुजारी की प्रतिमा का एक और नाम है त्रिफुलिया साल ओढ़े योगी। तो त्रिफुलिया क्यों कहा गया? साल तो ओढ़े हैं, यहाँ देखे थे दुसाला ओढ़े योगी, साल तो ओढ़े हैं, लेकिन इस साल में 3 फूल बने हुए हैं। 3 फूल
इस साइज के बने हैं, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके 3 फूल टाइप का बनाया हुआ है। तो त्रिफुलिया, 3 फूल साल में बना है, साल का डिजाइन करते हैं ना, तो इसको एक और नाम दे दिया गया त्रिफुलिया साल ओढ़े योगी, जो टीजीटी 2016 में आया था। ये प्रश्न बना था त्रिफुलिया साल ओढ़े योगी। अब देखिए, और अब इसको जान लीजिए इसकी माप कितनी है। तो इसकी माप है 17.5 सेंटीमीटर, 17.5 सेंटीमीटर। और ये कहाँ पर संग्रहित है? तो ये राष्ट्रीय कराची संग्रहालय, राष्ट्रीय कराची संग्रहालय लाहौर में इसे रखा गया है। दोस्तों याद रखिए, जब ये राष्ट्रीय कराची संग्रहालय आ गया है तो हम लोग थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि अगर हम ये कहें कांसे की नर्तकी कहाँ है, कांसे की नर्तकी, पहले ये तो जान लीजिए कांसे की पूछा गया था टीजीटी 2016 में, 2011 में ही पूछा गया था, नहीं सॉरी, ये दाढ़ी वाले सिर, दाढ़ी वाले सिर की आवाज, जो दाढ़ी वाले सिर है और नाचती हुई लड़की है, दाढ़ी वाले सिर और नाचती हुई लड़की किस सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुई है? तो ये कहाँ से प्राप्त हुई है? देख रहे हैं मोहनजोदड़ो से दाढ़ी वाले सिर भी मिले हैं, यानी पुजारी की प्रतिमा भी मोहनजोदड़ो से मिली है मूर्ति, और कांसे की नर्तकी भी कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। पुजारी की मूर्ति की लंबाई क्या है? ये माप ऊंचाई कितनी है? 17.5 सेंटीमीटर। और कांसे की नर्तकी की कितनी है? 10.5 सेंटीमीटर। पुजारी की मूर्ति कहाँ संग्रहित है? राष्ट्रीय कराची संग्रहालय लाहौर में संग्रहित है। और कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ संग्रहित है? जो है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। ये कहाँ पर है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। और इसकी माप कितनी है? 10.5 सेंटीमीटर है। इसका माध्यम क्या है? किस माध्यम में बना है? तो ये कांसे माध्यम में बना हुआ है। तो ये ध्यान, ये पूछा गया था दाढ़ी वाले सिर और कांसे की नर्तकी जो है, ये टीजीटी 2016 में यही पूछा गया, दाढ़ी वाले सिर और कांसे की नर्तकी सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों को तुलनात्मक ढंग से पढ़ लीजिएगा कि अगर, और याद रखिए एक और हड़प्पा से प्राप्त एक मूर्ति है जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी हुई है, वो क्या है? युवा पुरुष की धड़। क्या है? युवा पुरुष की धड़, युवा पुरुष की धड़, युवा पुरुष की धड़। ये कहाँ पर संग्रहित है? ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में ये भी संग्रहित है। कांसे की नर्तकी भी है। इसका माध्यम क्या है? युवा पुरुष की धड़। ये लाल पत्थर की बनी है, या लाल बलुआ पत्थर या लाल चूना पत्थर, सब एक ही बात है, लाल बलुआ या लाल चूना पत्थर का बना हुआ है, जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा है। इसकी माप कितना थी? 3.25 इंच है, 3.25 इंच इसकी माप को लिया गया है। तो ये विशेषकर ये ध्यान रखे रहिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में इसी से आएगा, इससे बाहर कहीं नहीं आएगा। तो ये एकदम बिल्कुल ये इसको रट लीजिए। अब अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं कि पकाई मिट्टी के, देखिए ध्यान दीजिएगा, पकाई मिट्टी यानी मिट्टी को पकाते हैं ना, कुम्हार बर्तन बनाते हैं, तो देखिए मिट्टी लेके बर्तन बनाते हैं, फिर उसको आग में पकाते हैं, यही ना, इसी को टेराकोटा कहा जाता है। जब मिट्टी को हम पका लेते हैं तो पकाने के बाद देखिए उसका रंग लाल हो जाता है, तो पके हुए मिट्टी को ही हम क्या कह देते हैं? टेराकोटा। अब वो सांचे कुछ भी बना दीजिए, बर्तन बनाना हो या कुछ भी बनाना हो, उस मिट्टी को फिर पका देना है तो वो टेराकोटा बर्तन, टेराकोटा खिलौना। तो ये अब ये ईंट भी तो ना, जो ईंट बनी है वो ईंट भी टेराकोटा है। जो मकान को बनाने में ईंट होता है, तो देखिए जहाँ भट्ठा होता है ईंट का ना, वो पहले मिट्टी को लेते हैं, मिट्टी को फिर सांचे में डालते हैं, फिर उसको डिजाइन बनाते हैं, फिर मिट्टी को आग में पकाते हैं, तो उसका एक नाम दिया जाता है ईंटा, ईंट, ब्रिक। और यही चीज को हम दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं? टेराकोटा के रूप में कह सकते हैं। तो ये कह रहा है कि पकाई मिट्टी के ईंटों की सभ्यता। अब देखिएगा, पकाई मिट्टी को पकाया गया, पकने के बाद क्या बना? ईंटा बना। और इस ईंटे को एक पकाई गई मिट्टी के ईंटों की सभ्यता ही पूरी कही गई। वो किसको कही गई? पकाई गई मिट्टी के ईंटों की सभ्यता। तो वो किसको कही गई? सिंधु घाटी सभ्यता को कही गई। याद होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता पहली नगरीय सभ्यता थी। जाहिर सी बात है, नगर है तो नगर में पकी हुई ईंटों की व्यवस्था की जाएगी। तो सिंधु घाटी सभ्यता
वास्तव में भारत में पहली नगरीय सभ्यता थी। ये भी क्वेश्चन आता है कि भारत में पहली नगरीय सभ्यता कौन है, तो सिंध घाटी सभ्यता है। तो नगरीय है तो पकी हुई ईंट का प्रयोग होगा ही होगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, एक चीज़ और याद रखिएगा कि सिंध घाटी सभ्यता को पकाई गई ईंटों की सभ्यता कहते हैं, पहली नगरीय सभ्यता कहते हैं। तो इसकी विशेषता क्या रही होगी? तो एक चीज़ याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है कि भारत में सर्वप्रथम वास्तुकला का विकास, वास्तुकला का विकास यानी भवन निर्माण, जो भवन निर्माण की कला है उसी को हम वास्तुकला कहते हैं। तो वास्तुकला का सर्वप्रथम विकास कब हुआ, यानी भारत में सबसे पहले वास्तुकला विकास का हम कहाँ देखते हैं, तो वो सिंध घाटी सभ्यता में देखते हैं। प्रश्न आता है कि भारत में वास्तुकला का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ, सिंध घाटी सभ्यता में। भारत में सर्वप्रथम नगरीय सभ्यता सिंध घाटी सभ्यता में, पकाई गई मिट्टी के ईंटों की सभ्यता सिंध घाटी सभ्यता को कहा जाता है। तो ये ध्यान, और भी कहा जाता है तो और भी पढ़ेंगे डिटेल में अभी। देखिए अगला प्रश्न टीजीटी, ये डीएसएसबी 2021 का है, ये टीजीटी 2016। अच्छा दोस्तों एक चीज़ और, ये नंबर है हमारा, और कुछ हमारे प्यारे भाइयों ने ये कमेंट किया था कि सर कुछ गाइडलाइन भी हमको बता रहे थे, हमको तो चाहिए ही कुछ दिशा निर्देश आप भी हमको दीजिए। मैं एक गुरु और परिपक्व नहीं हूँ, ना मैं इतना ज्ञानी भी हूँ, बस इतना हूँ कि इतना मैं बता दूंगा कि आपका पूरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, बस इतने तक का ज्ञान चाहिए। विद विशेषज्ञ तब बनिए जब, ज्ञान का विशेषज्ञ तब बनिए जब आप अपना कंपटीशन फाइट कर लिए। पहले रोजी रोटी की व्यवस्था कर लीजिए, फिर उसके बाद ज्ञान की दुनिया में, प्रेम की दुनिया में खूब गोते लगाइए। लेकिन प्रेजेंट टाइम में इतना हम पढ़ लें कि हमें सारा पेपर सॉल्व हो जाए। और एक चीज़ और भी कह रहा हूँ, मैं आपसे यही कहता हूँ कि बार बार जो आए हुए क्वेश्चन हैं, चाहे वो डीएसएसबी की हो, टीजीटी की हो, पीजीटी की हो, एनवीएस के हों, केवीएस के हों, और यूजीसी के जो नेट की परीक्षाएं होती हैं कुछ पोर्शन उनको को लेकर, जैसे इस बार यूजीसी में पूछा गया था भारत में काष्ठ उत्कीर्णन की शुरुआत किसने की थी, तो सनतकर ने की थी। अब ये अगली बार किसी भी एग्जाम में आने का 100% चांस रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे ये भी पूछा जाता है भारत में कोलाज प्लेट प्रिंट की शुरुआत किसने की, तो कंबल कृष्ण ने की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तो ऐसे प्रश्नों को आप छोड़िए मत, इसीलिए हम चला रहे हैं। बहुत बाहर के क्वेश्चन में भागने की जरूरत नहीं, पहले एक शपथ ले लीजिए, प्रण ले लीजिए कि जितने आए हुए क्वेश्चन हैं उनको पहले कर लीजिए। अपने पे भरोसा रखिएगा, आपका विश्वास, आपका आत्मनिर्भरता ही जीवन में सफलता के द्वार खोलेगा। बहुत ये तो सब मटेरियल पहले से ही मौजूद है ना, तो जो पहले से मौजूद है उसको पहले आप क्लियर कर लीजिए, इसीलिए हम चला रहे हैं। तो जिनको भी हमें गाइडलाइन या हमको बताना है, कुछ सुझाव देना है, वो मेरा पर्सनल नंबर 7800816874 है। तो ये नंबर नोट कर लीजिएगा। कुछ भी सुझाव देना हो, अगर आप कहते हैं बैच चलाने के लिए, तो वो भी बैच हम आपसे बात करेंगे और आप जैसा कहेंगे उसी अनुसार हम चलेंगे। तो ये नंबर है, आप कर सकते हैं बात एज ए फ्रेंडली। अब मुझे एकदम गुरु की श्रेणी में मत रखिएगा, गुरु की बड़ी मर्यादा होती है और गुरु बहुत ज्ञानी होता है। हम तो एकदम बहुत बहुत निचले पायदान पे हैं, एकदम समझिए कि क्या कहें उसके। तो अब प्रश्नों पर हम ध्यान दे लेते हैं, नंबर वही है तो आप ध्यान दे दीजिएगा। तो पकाई गई मिट्टी के ईंटों की सभ्यता किसे कहा गया, सिंध घाटी सभ्यता को। पहली नगरीय सभ्यता सिंध घाटी की सभ्यता को। अब भारत में वास्तुकला का सर्वप्रथम विकास यानी भवन निर्माण, आप देखते हो कि सिंध घाटी सभ्यता, अगर याद रखना, अगर सिंध घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता पूछी जाएगी ना, और तो सबसे बड़ी विशेषता है उसकी नगर निर्माण योजना है। नगर निर्माण योजना यानी भवन निर्माण योजना, और भवन निर्माण योजना यानी स्थापत्य कला, स्थापत्य कला यानी वास्तुकला। तो ये सबसे बड़ी विशेषता है सिंधु घाटी सभ्यता की, ये इसी को है। और उसके बाद में फिर इसकी जल निकासी प्रणाली बहुत बेजोड़ की थी। लेकिन अगर चित्रकला में भी, ये मूर्तिकला में भी सिंधु घाटी सभ्यता, स्थापत्य कला, ये तीनों में ये श्रेष्ठ है उन्नत अवस्था में। लेकिन चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला और इनमें से सभी, तो टिक लगाएंगे इनमें से सभी। अगर चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला और एक और दे दे, अब फिर चारों में से आपको चयन करना होगा कि कौन, तो हम क्या न चित्रकला को चयन करेंगे न मूर्तिकला को चयन करेंगे। सबसे बड़ी विशेषता क्या है इसकी, वास्तुकला है, स्थापत्य कला है। तो ये ध्यान रखे रहिएगा मेरे दोस्तों। अब देखिए टीजीटी 2016 में इसी
प्रश्न को क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है। यानी हम सिंध घाटी सभ्यता को एक नाम और जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता। क्यों? क्योंकि सबसे पहले इस स्थल में जो सबसे पहले जिस स्थल की खुदाई हुई थी वो किसकी खुदाई हुई थी? हड़प्पा की। इसलिए इसका नाम हो गया हड़प्पा सभ्यता। ठीक ना। इसको सिंध घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि सिंध घाटी सभ्यता, सिंध क्या है? सिंध एक नदी है और घाटी किसे कहते हैं? जो नदी की घाटी में जो सभ्यता बनी उसे घाटी कहा गया और सभ्यता जोड़ दी गई। पूरी की पूरी सभ्यता इसी घाटी में यानी सिंध नदी की घाटी में पनपी, इसलिए सिंध घाटी सभ्यता। और इसके सिंध की जो सहायक नदियां हैं, देखिए सिंध की सहायक नदियां क्या हैं? झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलज है। आपको याद होगा सिंध घाटी सभ्यता कि जो रोपण है ना, पंजाब में जो रोपण है वो किस नदी के किनारे है? वो सतलज नदी के किनारे है। तो सतलज किसकी सहायक नदी है? सिंध की सहायक नदी है। आप मांडा देखते होंगे, भारत का सिंधु सभ्यता का जो भारत में उत्तरी स्थल है, जो कश्मीर में मांडा, वो किस नदी के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे है। तो चिनाब किसकी सहायक नदी है? सिंध की सहायक नदी है। आप देखते होंगे हड़प्पा किस नदी के किनारे है? हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। और रावी किसकी सहायक नदी है? सिंध की सहायक नदी है। खुद आप देखते होंगे मोहनजोदड़ो और चंदहुदड़ो, ये दोनों किस नदी के किनारे हैं? सिंध नदी के किनारे हैं। तो इस तरह से सिंध नदी पर और सिंध नदी के जो सहायक नदियां हैं उन पर ये स्थल मिले हैं, इसलिए इसको एक नाम दे दिया गया सिंध घाटी सभ्यता। और पहला खोजा गया स्थल था सिंध घाटी सभ्यता का हड़प्पा, तो इसलिए इसका नाम दे दिया गया हड़प्पा सभ्यता। अब ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है टीजीटी 2016 में। तो अब आप बताइए, हड़प्पा सभ्यता में सार्वजनिक स्नानागार मिला है कि नहीं मिला है? बिल्कुल मिला है। और याद रखना, ये जो सार्वजनिक स्नानागार है इसमें भी ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल है। सबसे बड़ा क्या है? सार्वजनिक स्थल। याद रखे रहिएगा, सबसे बड़ा इमारत की बात नहीं की जा रही है। सबसे बड़ी इमारत अगर पूछी जाए जो है मोहनजोदड़ो में, तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत क्या है? जो है अन्नागार। अगर मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्थल कौन है? तो सार्वजनिक स्नानागार, ये मोहनजोदड़ो में पाया गया है। ठीक ना। अब कह रहा है पकी हुई मिट्टी का उपयोग, तो ये तो आप देखें जीएसएसबी 2021 में सेपरेट इसी का बात करके कहा गया कि पकी हुई मिट्टी की सभ्यता किसको कहा गया? तो सिंध घाटी सभ्यता को कहा गया। सिंध घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता। और तो क्या बनेगा? हड़प्पा सभ्यता का ये हिस्सा हो गया, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता को एक नाम से और जानते हैं, पकी हुई मिट्टी की सभ्यता। तो ये भी सही होगा। और सार्वजनिक स्नानागार जो है सबसे बड़ा सार्वजनिक भवन था हड़प्पा स्थल का। और डाक यार्ड कह रहा है, डाक यार्ड माने बंदरगाह। और बंदरगाह कहाँ से मिला है? लोथल से। लोथल की खोज किसने की थी? एस.आर. राव ने की थी। एस.आर. राव ने की थी लोथल की। और लोथल कहाँ है? गुजरात में है। और यहीं पर अब लोथल किस नदी के किनारे है? लोथल भोगवा नदी के किनारे है। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। गुजरात के किस जिले में? अहमदाबाद जिले में स्थित है। इसकी खोज किसने की थी? एस.आर. राव ने की थी। तो ये भी हड़प्पा सभ्यता का एक हिस्सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पर बंदरगाह पाए गए हैं, यहीं पर मनका बनाने का कारखाना पाया गया है, यहीं पर आटा पीसने की चक्की या आटा पीसने का पत्थर भी पाया गया है। यहीं से शतरंज का बोर्ड जो होता है, शतरंज का बोर्ड, वो भी यहीं लोथल से पाया गया है। तो ये एकदम याद रखिएगा, लोथल से तांबे का हंस, लोथल से तांबे का पाया गया है। जो महत्वपूर्ण डाक यार्ड, याद रखिए डाक यार्ड यानी बंदरगाह या गोदीवाड़ा। अब देखिए यहाँ भी कई नाम, डाक यार्ड दे देगा या बंदरगाह दे देगा या गोदीवाड़ा दे देगा। तो ये सब कहाँ मिला है? लोथल से। तो लोथल भी हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा है। और हड़प्पा सभ्यता को एक और नाम से जाना जाता है पकी हुई मिट्टी की सभ्यता। तो जाहिर सी बात है यहाँ पकी हुई मिट्टी का उपयोग हुआ है। फिर जो है हड़प्पा सभ्यता का एक हिस्सा सार्वजनिक स्नानागार है जो मोहनजोदड़ो से पाया गया है। और ये सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल है मोहनजोदड़ो में। अगर पूछा जाए सबसे बड़ी इमारत तो अन्नागार है, याद रखिएगा अन्नागार है। अब देखिए यही एक प्रश्न ये भी टीजीटी में ही पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि हड़प्पा सभ्यता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? हड़प्पा सभ्यता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अब ध्यान दीजिए, पटचित्र,
तो जाहिर सी बात है यहाँ चित्र तो मिले हैं, सबसे ज़्यादा चित्र कहाँ मिले हैं? बर्तनों पर, मृत भांडों पर, मृतक पात्रों पर चित्र मिले हैं। पटचित्र यानी कपड़े पर कोई चित्र नहीं मिला है। मोहर पर भी चित्र मिले हैं, तो मोहर पर जो चित्र मिले हैं इसलिए वो उसकी लिपि, वो एक लिपि का रूप है, तो इसलिए उसको कह दिया गया चित्रात्मक लिपि या पिक्टोग्राफ। तो मोहरों पर पिक्टोग्राफ, चित्रात्मक लिपि मिली है। चित्र तो है मोहर पर, एक श्रृंगी वृषभ है, अभी मोहर पर आप पढ़े हैं, पशुपत शिव का भी चित्र मिला है, और उसके बाद बर्तनों पर भी चित्र मिला है, लेकिन पट चित्र नहीं मिला है, कपड़े पर चित्र नहीं मिला है। और गुफाओं के चित्र तो आप जानते हैं, गुफाएं तो प्रागैतिहासिक काल की हैं, जहाँ भीमबेटका, जोगी मारा, ये सब गुफाएं थी, तो वहाँ शैल चित्र मिले हैं। शैल चित्र, गुफाओं के चित्र को क्या कहा गया? शैल चित्र कहा गया है, या गुफाओं के चित्र को पेट्रोग्लिप्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेट्रोग्लिप्स भी कहते हैं। जो गुफाओं में चित्र बने होते हैं उनको पेट्रोग्लिप्स कहते हैं। लघु चित्र तो जाहिर सी बात है, आप जानते हैं लघु चित्र तो शुरू नहीं हुआ है। लघु चित्र की शुरुआत कहाँ होती है? पाल वंश से, जिसके संस्थापक गोपाल थे, धर्मपाल, देवपाल, ये सब आएंगे। तो पाल जो बौद्ध धर्म का जो है संरक्षण देते हैं, और यहीं से ही पाल शासन से ही, पाल शैली से ही जो है लघु चित्रकला का जन्म हो जाता है। टीजीटी 2021 में इसी पर प्रश्न पूछा गया था कि लघु चित्रकला का जनक किसे माना जाता है? तो पाल शैली को माना जाता है। तो ना लघु चित्र है, ना गुफाओं का चित्र है, ना पट चित्र है। अगर है तो ईंटों का उपयोग। तो आप देख सकते हैं कि इसी ईंटों से संबंधित 3 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्जामों में, और अगले एग्जाम में बेजोड़ है कि आने की पूरी संभावना है। तो इस पर आप डिटेल नॉलेज रखे रहिएगा, और हाँ, हम फिर से इस पर श्रृंखला लाएंगे। हम लंबी वीडियो हो जाती है तो दोस्तों इसको अपलोड करने में बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन फिलहाल अगर आप इस पर विचार करेंगे और कोई सजेशन देंगे तो इस पर हम विचार करेंगे, और ये पूरी कोशिश रहेगी हमारी कि आपको पूरा का पूरा एकदम लर्न करा दी जाए। लर्न एकदम बिल्कुल कर डालिए। लर्न करना सबसे, अभ्यास याद रखिएगा, ऐसा नहीं ये अभ्यास न करने का कारण ही है हम लोग इस अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां पर नौकरी जैसी समस्याएं आती हैं। यही पद्धति तो हमने हाई स्कूल में अपनाई, यही पद्धति इंटर में अपनाई, थोड़ा सा लापरवाही किए, अभ्यास की कमी थी, बस यही कारण अब ग्रेजुएशन में भी हो गया, यही कारण इस एग्ज़ाम के दौरान हो रहा है। तो याद रखना, आदत और प्लस आलस को तो एकदम मार डालिए। याद रखिए कि आलस मनुष्य की सबसे बड़ी निर्धनता का कारण है, आलस मनुष्य की सबसे बड़ी कठिनता का कारण है। और याद रखना, जीवन में समस्या उन्हीं को आती है जो आलस करते हैं। आलस को तोड़ना है तो तोड़ डालिए, इसके अलावा कोई चारा नहीं। लेकिन इस आलस को तोड़ने के साथ साथ मेरे प्यारे दोस्तों, अपनी शरीर का बेहतर ख्याल रखिएगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्वास्थ्य शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। पढ़ने का एक ऐसा नियम बनाइए और ऐसी स्थिति बनाइए जिसमें स्वास्थ्य भी हो और मस्तिष्क की सुपर पावर भी हो, तो फिर 4 चांद लग जाएगा, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो अगली बार हम फिर हाजिर होंगे, और बहुत जल्दी ही हाजिर होंगे। सोचेंगे कि हर दिन बनाए तो ज़्यादा अच्छा है, उस पर आप बताइएगा, जैसा भी हो। नंबर वो हमने दे दिया है। तो तब तक के लिए थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।